आज की वीडियो में हम फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके थर्ड पेपर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में गिवन है और इनफैक्ट ये ही टॉपिक नहीं, पूरा टीचिंग टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है। तो फेजेस ऑफ टीचिंग आप तैयार कर लेंगे, फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है और एट लास्ट मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो ये टीचिंग टॉपिक अपने में ही बहुत ही ज़्यादा वाइड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फेजेस से, जिन्हें हम स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। तो टीचिंग, जैसा कि हम जानते हैं, एक टिपिकल सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, बिकॉज अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से टीचिंग नहीं करते हैं तो आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। आप जो पर्टिकुलर चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ आप सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे अगर आप सिस्टमैटिक प्लानिंग से टीचिंग को नहीं करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम इस टीचिंग के टास्क को एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, इस वजह से टीचिंग को एक सिस्टमैटिक प्लानिंग में, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं स्टेप्स में, स्टेजेस में उसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि वो अच्छे से फुलफिल हो सके। तो टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases एंड ऑल phases ऑफ टीचिंग ऑल्दो डिस्क्राइब सेपरेटली आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मीन्स हम इन टीचिंग के जो स्टेप्स हैं इनको डिवाइड तो कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीका बनाने के लिए, लेकिन ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। बिकॉज जो काम आप पहले कर रहे हैं तो वो आप पहले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप सेकेंड काम उसके बाद ही कर पाएंगे। होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ को करते हैं, तो आप सेकेंड स्टेप तो पहले नहीं कर सकते ना। पहले आप प्लानिंग करेंगे कि आपको पढ़ाना क्या है, सेकेंड थिंग आप ये सोचेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, थर्ड आप ये सोचेंगे कि आपने जो भी पढ़ाया उसका आउटकम आपको कैसा मिल रहा है, आपको फीडबैक क्या मिल रहा है बच्चों की तरफ से। तो ये एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और इसी ऑर्डर को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी स्टेजेस ऑफ टीचिंग में। तो जो हम प्लानिंग करते हैं क्लास में जाने से पहले, उसे हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में प्लानिंग स्टेज या प्लानिंग फेज। सेकेंड होती है इंटरैक्टिव फेज, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कहते हैं। यहाँ पे हमने जो कुछ भी प्लान किया होता है पहले से ही स्टेप 1 में, स्टेप 2 में इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं क्लासरूम के अंदर। थर्ड स्टेप होता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवैल्यूएशन फेज भी कहते हैं। यहाँ पे आप मूल्यांकन करते हैं कि आपने जो भी पढ़ाया है आपको उसका कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसा आउटकम मिल रहा है। अगर फीडबैक आपका अच्छा है, दैट मीन्स आपने सभी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया, आपने अच्छे से कंटेंट को डिलीवर किया। लेकिन अगर आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है तो आप उसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, अपने मैथड्स में बदलाव लाते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें बदलाव लाते हैं, चार्ट्स और मॉडल्स का यूज़ करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्टर के थ्रू समझाते हैं। तो आप अलग अलग मॉडिफिकेशन अपनी टीचिंग में कर सकते हैं। तो आपको ये लास्ट में पता चलेगा फीडबैक यानी इवैल्यूएशन फेज में, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, मेनली यहाँ पे प्लानिंग की जाती है टीचिंग की। जब आपको पढ़ाना है तो जो टीचिंग का प्रोसेस है उसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पे होती है, चाहे वो प्लानिंग स्टार्टिंग की हो या वो प्लानिंग लास्ट की हो। लास्ट मतलब जैसे आपने किसी भी आप किस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं ये भी आपको प्लान करना होगा। वो टॉपिक आप कौन सी बुक से पढ़ाएंगे, विकिपीडिया से पढ़ा रहे हैं या पर्टिकुलर किसी ऑथर की बुक से पढ़ा रहे हैं या गूगल की किसी साइट से पढ़ा रहे हैं, तो आपने कौन सा वो लोकेशन सेट की है वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप वो कंटेंट कहाँ से पढ़ाओगे। वो कंटेंट बहुत ही एप्रोप्रिएट और रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इररेलेवेंट कंटेंट को पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको आसानी से समझ नहीं पाएगा और उसका इंटरेस्ट भी ब्रेक हो जाएगा टॉपिक से। तो आपको यूज़ करना है, मतलब ये कोशिश करनी है कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में हो आपका कंटेंट। तो ये कंटेंट से रिलेटेड 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी रहती हैं प्लानिंग फेज में। सेकंड, आप ये प्लान करेंगे कि आप कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे। देखिए अभी मैं सीक्वेंशियल स्टेप्स से चलती हूँ, अभी आगे स्टेप्स भी आएंगे, उन स्टेप्स में यही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप ये जानिए कि यहाँ पे क्या होता है, टोटली प्लानिंग होती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मेनली वो एक्टिविटीज़ जो हम क्लासरूम में जाने से पहले करते हैं। आप अपने अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो चौक और डस्टर का अरेंजमेंट करेंगे, अगर आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आप मार्कर का, डस्टर का और जो भी आपके इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं आप
उनका अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद आप ये तय करेंगे कि हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। क्लास में जाते ही आप अपने टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चे अंदर से अराउज्ड हो जाएं पढ़ने के लिए। अपने ब्लैक बोर्ड को मेंशन करेंगे, प्रॉपर्ली लेबल्ड करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप क्लासरूम में जाते हुए सोचेंगे नहीं वहाँ खड़े होके, ये सभी चीज़ें आप प्लानिंग फेज में, प्री एक्टिव फेज में पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये टॉपिक पढ़ा के एट लास्ट में आपको क्या आउटकम, क्या फीडबैक बच्चों से चाहिए, वो सभी चीज़ें प्लानिंग होती है। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है कि यहाँ पे टीचर अपनी एक हाइपोथेसिस बनाता है कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाना है और ये मेथड यूज़ करने, फिर ऐसा हमें आउटकम मिलना चाहिए। वो अपनी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, फिर एट लास्ट में वो परफॉर्मेंस को देखेगा। ठीक, तो ये प्री एक्टिव फेज हो जाएगा। अब हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं कि मेनली यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं प्री एक्टिव फेज में। तो पहली यहाँ पे हो जाएगी डिटरमाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या मेन एम है, उसका महत्व आपको डिसाइड करना होगा, जिससे कि जब आप क्लास में जाएंगे तो आप उसको रिलेट करके बता सकते हैं कि इसका इतनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे रियल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप बच्चों को डिफाइन करेंगे, जिससे कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो पहला आप गोल्स को डिसाइड करेंगे कि क्या बिहेवियरल चेंज आपको लाना है बच्चों के बिहेवियर में। जब वो टॉपिक नहीं जानते थे तब उनका बिहेवियरल कैसा था, और जब वो टॉपिक पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आप डिलीवर कर चुके हैं कंटेंट को, तब उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं। ये सभी चीज़ें आपको प्लान करके जानी है कि आपको क्या डिज़ायरेबल चेंजेस लाने हैं उनके बिहेवियर में, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। ये सभी चीज़ें डिसाइड होती है पहले फेज में। सेकेंड है सेलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, जो कि मैंने भी बताया कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग आप ये सेलेक्ट करेंगे कि वो टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो कंटेंट वो कहाँ से होगा, वो आप लोकेशन भी आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऑथर की बुक से आपको पढ़ाना है, कौन सा रेलेवेंट कंटेंट है, कौन सा इररेलेवेंट कंटेंट है, वो आपको एक्सक्लूड करना है। मेन टॉपिक्स को इकट्ठा करना है, जिससे कि जब अपनी क्लास में आप पूरा उसको बता चुकेंगे टॉपिक को, जो क्लास खत्म होने के लिए 5 या 10 मिनट बचे हुए होते हैं, तो आप अपने टॉपिक को एक क्लोजर करेंगे। क्लोजर मतलब उसका समापन करेंगे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स ये थे। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से सोच के डिसाइड करके जानी रहती है। कंटेंट भी आप रेलेवेंट लेंगे, कंटेंट के बारे में भी मैंने 2-3 बातें बता दी कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, ईजी टू लैंग्वेज होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स ऐसा कंटेंट आपको लेना है जिसमें बच्चों का उसमें इंटरेस्ट भी अराउज हो सके, आप उसके मेन पॉइंट्स बता के उसको किसी से रिलेट कर सकें कि आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या रियल लाइफ में, या आप जब ये पेपर देंगे या वो पेपर, किसी तरह से आप रिलेट करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, थर्ड है सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। जब आपने अपने कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और कहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं, किस ऑथर की बुक से या जहाँ से भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब आप अपने प्रेजेंटेशन का तरीका सोचेंगे। ठीक है, मीन्स आप अपने एलिमेंट्स जो हैं आपके कंटेंट के, उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखेंगे। सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो एक अच्छे ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आप अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मान लीजिए आपको किसी को पढ़ाना है, तो आप डायरेक्टली उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स तो नहीं बताने लगेंगे, या डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं बताने लगेंगे। पहले आप बताएंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एजुकेशन क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं आप वो बताएंगे, फिर उसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। इसी तरह से तो आप एग्जाम में लिखेंगे ना, एक ऑर्डर में आप लिखेंगे, तो उसी तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जैसे आप एग्जाम में पहले नेचर या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर उसकी नीड या उसका स्कोप लिखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, फिर मेरिट एंड डिमेरिट लिखेंगे, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस लिखेंगे। तो किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक एलिमेंट्स उसके होते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके बताएंगे। इन एलिमेंट्स को पहले बताएंगे और उसके जो मेरिट या डीमेरिट है वो लास्ट में बताएंगे, और एकदम लास्ट में हम उसका कंक्लूजन बताएंगे।
तो अपने कंटेंट के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लाना एक स्टेप होता है। देन फोर्थ स्टेप है हमारा सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। यहाँ पे अपने कंटेंट को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कौन सा मेथड आपको चुनना है, या तो आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे या डिस्कशन मेथड का यूज़ करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करेंगे या ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अब जैसे आपने टॉपिक को स्टार्ट किया अपनी क्लास में, तो फिर टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आपको लग रहा है ये चीज़ समझना थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे तुरंत आप प्रोजेक्टर पे स्विच कर जाएंगे कि इतना हम समझने के बाद आइए अब हम प्रोजेक्टर से समझते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ क्लास में नहीं सोचेंगे, ये आप प्री एक्टिव फेज में ही डिसाइड करके जाएंगे कि कौन से टॉपिक में कौन सा एलिमेंट थोड़ा सा टिपिकल है, तो वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट उसी के बारे में है, हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यानी पहले तो आपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज तो आपने डिसाइड कर ली कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन वो मेथड कब और कहाँ यूज़ करेंगे ये भी आपको डिसाइड करके जाना रहता है। ठीक है, कि ये लास्ट में यूज़ करेंगे कि पहले ही यूज़ करेंगे, कि कौन से एलिमेंट पे आपको यूज़ करना है ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इंटरैक्टिव फेज पे आ जाते हैं। इंटरैक्टिव फेज को हम इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कहते हैं, बिकॉज हमने प्री एक्टिव फेज में जो कुछ भी डिसीजन किया था या जो कुछ भी प्लानिंग की थी, अब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। जो कुछ भी आपने प्लानिंग कर रखी थी, अपने टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे, ये सभी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होती है। तो स्टार्टिंग इसमें होती है फेस टू फेस इंटरैक्शन से। जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में एक फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, और टीचर को फोकस करना चाहिए, आते ही उसे अपने टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहली एक नज़र अपने स्टूडेंट्स पे डालनी चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। बच्चों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो अपने टॉपिक से धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सके कि आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसकी ये महत्वता है, या ये ऐसे ऐसे करके कुछ बातें करके उन्हें इंटरेस्ट, ऐसे नहीं आप जाते ही जाते पढ़ाने लग रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट क्या पता कहीं और हो। तो आपको पहले एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना रहता है, तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी आपका इसमें आता है इंटरैक्टिव फेज में। इंटरैक्टिव लिखा हुआ है, इसमें इंटरैक्शन वर्ड छुपा हुआ है, तो आप पहले इंटरैक्शन करेंगे, आप बोलेंगे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चे बोलेंगे आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, तो ये इंटरैक्शन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यहाँ तक होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ सो क्रूशियल दैट विदाउट इंटरैक्शन नो टीचिंग कुड बी सेड टू हैव अकर्ड। जब तक आप इंटरैक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों के बीच में एक लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं डेवलप करेंगे, तब तक एक बेहतरीन टीचिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप रीड कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय टीचर आफ्टर एंटरिंग इनटू अ क्लास आर कंबाइंड टुगेदर अंडर इंटरैक्टिव फेज। जब आप क्लास के अंदर एंटर करेंगे तो जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे ना, वो सभी एक्टिविटीज़ आपकी इंटरैक्टिव फेज में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, डिलीवरी का, अपने कंटेंट की डिलीवरी करना, उसको प्रेजेंट करना क्लास में, वर्बल स्टिमुलेशन करना, इंटरैक्शन करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना। और ये भी एक चीज़ मैंने मिस कर दी, प्री एक्टिव फेज़ के नोट्स में आप ये भी मेंशन करेंगे कि प्री एक्टिव फेज़ में आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी अपने मन से बना के ले जाने हैं, क्योंकि जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो सबसे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज आपको पता लगानी है। प्रीवियस नॉलेज यानी जैसे आप किसी प्लांट के बारे में मान लीजिए पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको उसके बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि बच्चों को कितना पता है उसके बारे में। पहले तो आप उस बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो बेसिक से क्वेश्चंस भी आपको प्री एक्टिव फेज में तैयार करके ले जाने हैं। आप क्लास में नहीं सोचेंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछें या कौन सा ना पूछें, ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके हाई लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना टॉपिक, वो तो उनके लिए नया टॉपिक है। तो उससे थोड़े निचले स्तर पे थोड़े बेसिक क्वेश्चन आप लेके जाएंगे और वो पूछ के उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, ताकि आप जो नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, आप रिलेट करके एक नई इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी आप प्री एक्टिव फेज में तैयार करके ले आएंगे, जो कि यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में, सेकेंड फेज में आप यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, कि इस बारे में बताइए, जिससे कि उनको, आपको पता लगेगा ना कि उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है पहले से, फिर आप अपनी नई नॉलेज को वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी इंटरैक्टिव फेज़ में। इंटरैक्टिव फेज़ बहुत ही आसान है। पहला परसेप्शन है, डायग्नोसिस है और रेस्पॉन्स है। परसेप्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लासरूम के इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, बच्चों के मन में इंटरेस्ट को डेवलप करना, एक लर्निंग इन्वायरमेंट को डेवलप करना सबसे पहला काम होता है। परसीव करना, परसेप्शन डेवलप करना, इंटरैक्शन करना, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डायग्नोसिस क्या होता है, अब आप बच्चों को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो उनके लेवल का होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है ना
द टीचर कैन आस्क सेवरल क्वेश्चंस टू नो हाउ फार स्टूडेंट्स नो अबाउट द टॉपिक। डायग्नोसिस में आप डायग्नोस करेंगे बच्चों को कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है। मान लीजिए बच्चों को ज़ीरो नॉलेज है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो एटलीस्ट बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। आप एकदम निचले स्तर से बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और मान लीजिए आपने जब प्रीवियस नॉलेज चेक की तो आपको ये पता चला कि 50% तो बच्चों को ऑलरेडी पता है, तो आप 50% के आगे से स्टार्ट करके अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस स्टेप में किया जाता है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा है, टीचर ने पूछा है, उसका वो रिस्पॉन्स करेंगे। एक प्रॉपर वे में कैसे रिएक्ट किया जाता है टीचर के स्टिमुलाई का, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर बच्चों के द्वारा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टीचर भी रिस्पॉन्ड करता है, तो ये रिस्पॉन्स फेज हो जाएगा। अब हम पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज को हम और किस नाम से जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इवैल्यूएशन फेज। यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है, और अपना भी फीडबैक लेते हैं कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाया, ठीक। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज दैट वन दैट इन्वॉल्व टीचर्स एक्टिविटी सच एज एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, रिजल्ट्स टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स लर्निंग। उनकी कितनी लर्निंग हुई है हमें ये पता लगाना रहता है। देन यहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि इवैल्यूएशन होता क्या है, आप किसी का मूल्यांकन कैसे करते हैं। एक अगर टीचिंग के लेवल की बात करें तो आप टेस्ट लेंगे, क्विजेस दे सकते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, या पीपीटी के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चंस दे सकते हैं, वो आके उसको समझा सकते हैं। आप कोई टॉपिक दे देंगे कि लो पीपीटी पे पढ़ाओ, तो वो उस तरह से भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं बच्चों से कि पर्टिकुलर आपने जो टॉपिक पढ़ाया था उसी का प्रेजेंटेशन अब आप लोग करके दिखाइए, तो आपको इस तरह भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो जाएंगे, ठीक है। और आप कुछ बेसिक से क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, वो ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। इवैल्यूएशन एस्पेक्ट्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच कैन इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ पीपल एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि बच्चों के, पीपल्स यहाँ पे चिल्ड्रंस को रेफर किया गया है, बच्चों के कितना अचीवमेंट हुआ है टॉपिक को लेके और कितना उन्होंने अटेन किया है, और हमने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव प्री एक्टिव फेज में बनाए थे उसका कितना अटेनमेंट हम कर पाए हैं। विदाउट इवैल्यूएशन टीचिंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस, इट इज़ रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, इवैल्यूएशन किए बगैर टीचिंग एक आधा अधूरा प्रोसेस होता है। आप आए, आप पढ़ा के चले गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके पढ़ाने का। आप किसी भी तरीके से पढ़ा के चाहिए, ठीक है, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा उन्हें समझ में आया या नहीं आया। तो वो एक अच्छी, समझ लीजिए, टीचिंग कैटेगरी में नहीं आएगा। एक बेहतरीन टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग वही होती है जिसमें आप पढ़ाएं और बाद में उनका इवैल्यूएशन करें, आप फीडबैक लें कि उनको कितना समझ में आया, ठीक है। तो अब इसकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं पोस्ट एक्टिव फेज की। इसमें क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय टीचिंग। अब क्या करता है टीचर, यहाँ पे एट द एंड ऑफ टीचिंग द टीचर डिफाइंस द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरियन बिहेवियर। इसे हम क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर को चेक करता है कि पहले कैसा था, पढ़ाने के बाद कैसा है, कितनी नॉलेज उन्होंने गेन की, प्रीवियस नॉलेज उनके पास इतनी थी तो अब उनको कितना और समझ में आ चुका है, ये जो टीचर इवैल्यूएट करता है। कंपेयर द एक्चुअल बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट विद देयर एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, और जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि इतने बच्चों में, जैसे 60 बच्चे तो 60 में से इतने बच्चों को समझ में आना ही चाहिए, वो उसने अचीव किया कि नहीं किया, ये भी टीचर पता लगाता है। और अगर वो अचीव नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, अपने पैटर्न को चेंज करेगा, दोबारा से वो टॉपिक पढ़ाएगा या और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि इफ़ ही ऑब्जर्व्स द डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर टीचर ऑब्जर्व करता है कि जो उसने सोचा था वो डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस मैक्सिमम बच्चों में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स में है, तो वो कंक्लूड करेगा टीचर कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज और उसकी जो टैक्टिक्स थी वो वर्कड इफेक्टिवली, वो बहुत ही सटीक बैठी और उसने अच्छा पढ़ाया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ विच टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव, जिसके माध्यम से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव्ड हो गए। लेकिन अगर ये सही नहीं होता है, अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता है बच्चों की तरफ से, तो वो चेंजेस करता है। आगे देखते हैं, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेज एंड टेक्निक। अब लास्ट में जब इवैल्यूएशन करेंगे तो सही टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज़ करना, सही मात्रा में क्वेश्चन पूछना, सही लेवल के क्वेश्चन पूछना, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जिनके उनके कॉग्निटिव लेवल का पता लग सकता है, ठीक है।
थर्ड क्या है, चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म ऑफ गाइडेंस गैदर्ड। गाइडेंस गैदर्ड मतलब हमने इवैल्यूएशन किया, अब हमें जो भी गाइडेंस मिली, एविडेंसेस हमें जो भी मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल देंगे। पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर उसे सही ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो रहे हैं, ये पता लग रहा है कि सही हो रहा है, तो वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्टिव्स उसे डिसाइड किए थे वो नहीं अचीव हुए, उनकी परफॉर्मेंस बच्चों की सही नहीं है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर देगा। थ्रू इवैल्यूएशन द टीचिंग एक्टिविटीज़ आर डायग्नोस्ड एंड दीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय नेसेसरी मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस इन देम। फिर उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में वो मॉडिफिकेशन करेगा, चेंजेस करेगा और दोबारा से पढ़ाएगा। तो ये क्या था, हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसे आप अपने मन से फ्रेम करके भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि ये टॉपिक आप खुद से रिप्रेजेंट करें। मीन्स घर में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टॉपिक को लेके अपने मतलब इंग्लिश में प्रेजेंटेशन मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं, इस तरह से आप पूरे आंसर को सुनाइए, प्रेजेंट करिए, सेंटेंस को फॉर्म करिए। ये आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो।